घोषणा पत्र लाने से पहले भूपेश बघेल ने घोषणा कर दिया था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे। हालांकि बीजेपी के घोषणा पत्र में 31 रुपये कुंटल शामिल है धान खरीदी को लेकर के, 31 रुपये हम खरीदेंगे बोल रहा है। लेकिन इससे पूर्ववर्ती सरकार रमन सिंह के शासनकाल में किसानों को बोनस नहीं मिला था। लोगों को जागरूक किया, वहाँ ने बात की, वहाँ पे हाँ क्या बोले वो लोग? हाँ ठीक है भाई जी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के चुनाव की बातें करते करते हम पहुंच गए रायपुर की पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में। हम यूनिवर्सिटी के इस युवा से जानेंगे कि इनकी सरकार से अपेक्षाएं क्या है, क्या चुनावी मुद्दे हैं जो यहाँ पे मायने रखते हैं, किस मुद्दे पे सरकार बन रही है छत्तीसगढ़ में। पिछले 2018 के चुनाव देखें तो यहाँ पे किसान बड़ा मुद्दा था। पिछले लंबे समय से किसान केंद्र में है, चुनावी केंद्र में किसान, जवान और मजदूर भी केंद्र में है। तो क्योंकि बड़ी आबादी यहाँ किसान है, अन्य राज्यों में किसान के साथ साथ व्यवसायी वर्ग भी है, लेकिन यहाँ लगभग 80% लोग, 80% से ऊपर लोग गांव में रहते हैं और किसान है सभी। तो धान बोते हैं सभी, तो धान और किसान बड़ा मुद्दा है यहाँ। धान बड़ा मुद्दा तो जरूर है। अभी धान के लिए कल बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने 3100 रुपये क्विंटल का जो लागत मूल्य दिया है, कांग्रेस ने भी 2650 का दिया था। तो ये दोनों कैसे कंपेयर कर दे, इसका फ़ायदा कैसे होगा? फ़ायदा तो ये है कि दोनों पार्टी का घोषणा पत्र बहुत लेट आया, पहली बात ये है। और घोषणा पत्र लाने से पहले भूपेश बघेल ने घोषणा कर दिया था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ी करेंगे। हालांकि बीजेपी के घोषणा पत्र में 31 रुपये कुंटल शामिल है धान खरीदी को लेकर के, 31 रुपये हम खरीदेंगे बोल रहा है। लेकिन इससे पूर्ववर्ती सरकार रमन सिंह के शासनकाल में किसानों को बोनस नहीं मिला था, तो लोग यकीन नहीं करेंगे इसके घोषणा पत्र में, पहली बात। और भूपेश के शासनकाल में किसानों को कर्ज माफ़ी भी हुआ और 15 कुंटल से 20 कुंटल हो गया है, तो उसको तो लाभ मिल ही रहा है पिछले 5 सालों से। तो जो लाभ मिल रहा है उस पर यकीन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादातर इम्पैक्ट ऐसा है। जो प्रॉमिस दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए थे, ऐसा कहना है, और भूपेश बघेल सरकार ने वो पूरे किए। और कुछ युवा मेरे साथ है, ये सभी लॉ के स्टूडेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, तो इनको जानकारी भी है पॉलिटिक्स की। एक मुद्दा यहाँ पे जो चर्चा में आता है, यहाँ की ऋण माफ़ी का आता है। हर सरकार आती है, हर बार सरकार बनाने से पहले ऋण माफ़ी का मुद्दा किया जाता है और किसानों को जो है ऋण माफ़ी की जाती है, बट इसका बोझ जो है बाकी व्यापारियों पे पड़ता है। इस बारे में क्या राय है आपकी? इसमें राय इस टाइप का है, जैसे कर्ज माफ़ी एक मतलब किसान लोग जो अपना मेहनत मजदूरी जो कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर किसानों की संख्या ज़्यादा है, तो कर्ज माफ़ी उन लोग के लिए एक प्रकार से बेनिफिट तो है, लेकिन साथ में जैसे आप बता रहे हैं अदर इन लोग के लिए जैसे बोझ बढ़ जाता है। तो अब बोझ तो बहुत प्रकार से भी बढ़ते रहते हैं लेकिन कर्ज माफ़ी अच्छा एक उपाय है इस चीज़ को दूर करने के लिए, क्योंकि किसानों को उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलते रहता है। कर्ज माफ़ी किसानों के लिए एक अच्छा उपाय है, ऐसा युवाओं का कहना है। और एक मुद्दा आता है छत्तीसगढ़ में युवाओं के रोजगार का। यहाँ पे रोजगार कैसा हो रहा है, सरकार बनाने में वो क्या मायने रखता है, युवा किस तरफ देखते, किसकी तरफ अपेक्षा से देखते हैं आप? सर, युवा के लिए तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और रोजगार पे ही युवा वोट करेगा। अभी जैसे बीजेपी का घोषणा पत्र आया, उसमें ना तो बीजेपी ने रोजगार की बात की है, ना तो जैसे यहाँ पे भूपेश बघेल सरकार है, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। 2600 रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। भाई हम बीजेपी के घोषणा पत्र में ये अपेक्षा की थी कि चलो ये 2600 दे रहे हैं, आने वाले टाइम में बीजेपी 3000 करेगी, लेकिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं दिया। और रही बात भूपेश बघेल की रोजगार योजना की, तो अभी छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर हमारे छत्तीसगढ़ में है। बट उन्होंने रोजगार देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रॉमिस तो किया है, घोषणा पत्र आपने पढ़ा होगा, तो उसमें किया तो है कि हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे। सर वो तो भाई जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए तब तो उन्होंने हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, मिला क्या आज? भाई बीजेपी का तो शुरू से ये रहा है कि हमको लोगों को सिर्फ जुमला देना है और जुमला लेकर वोट लेना है। लेकिन कांग्रेस में जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र में वादे किए थे, उन्होंने लगभग सारी चीज़ों को पूरा किया है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे, इनका कहना है पूरे किए हैं। क्या क्या ऐसे वादे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र होगा या शहरी क्षेत्र होगा, क्या वादे किए थे और वो क्या पूरे हुए, क्या बाकी नहीं है, और एक कितने मायने रखते इलेक्शन में? सर जैसे कि यहाँ पे शराबबंदी का कहा गया था, उसको जैसे बड़े पैमाने पर हर जगह ऑनलाइन कोरोना काल में खोल दिया गया था। दारू बड़े पैमाने में क्राइम भी अपराध बढ़ रहा है सर यहाँ।
और सर जैसे कि घोटाला हुआ चरम सीमा पे है यहाँ पे, मतलब सरकार का ये जाने वाली सरकार, यहाँ पे आने वाला बीजेपी सर। ठीक है, और एक इलेक्शन में मुद्दा आता है कि महिलाओं का। महिलाओं को केंद्र ने अभी पिछले कुछ दिन पहले आरक्षण भी दे दिया। अभी जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए भत्ता भी दिया है, 12,000 साल के मिलेंगे। जो महिला वोटर्स को खींचने के लिए बीजेपी ने जो कोशिश की है वो उससे क्या वो सक्सेस हो पाएंगे? क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? महिलाओं को क्या न्याय मिल रहा है राज्य में? न्याय तो ठीक है सर, और मैं बोलूँगी जो शिक्षा के लिए है, शिक्षा के लिए जो है गवर्नमेंट सीट को बढ़ाया जाए, क्योंकि जैसे अभी शिक्षा के पढ़ने के लिए हमको सीटों जैसे एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत मतलब इतने उसका वो रहता है, प्राइस रहता है, जिससे हम लोग पढ़ नहीं पाते। उसके जो सामान्य आदमी जो है ना वो उसका फीस नहीं दे पाता, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाता। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट जो सीटें हैं शिक्षा के लिए उसको बढ़ाया जाए मेरे हिसाब से। महिलाओं को कहना है कि हमें पढ़ना है, लिखना है, बट हमारे लिए सीटें बढ़ाई जाए। आप क्या पढ़ती है? और अभी जो इन्होंने कहा कि शिक्षा की जो हालत है स्टेट में, पिछले 5 साल में कुछ चेंज हुआ है इसमें? इसमें तो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो सीट नहीं मिल पाता है बहुत लोगों को। जैसे कि गरीब वर्ग के बच्चे लोग हैं, उन लोग पढ़ाई में भी थोड़ा सा वीक होते हैं, क्योंकि घर का काम भी देखते हैं और पढ़ने भी जाते हैं, तो उसको सरकारी में तो नहीं मिल पाता है, तो प्राइवेट देखते हैं। तो प्राइवेट में ना उन लोगों को ज़्यादा पैसा लिए जाते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। एक शिक्षा के साथ साथ और एक मुद्दा आता है जो है हेल्थ का, जो हेल्थ कोरोना काल में भी हमने देखा। हेल्थ की क्या सिचुएशन है यहाँ पे? पिछले 5 साल में क्या चेंज हुआ है, उससे पहले कैसा था? देखिए, आप देख सकते हैं कि जब पूरा देश भर में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी तो छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा इकलौता राज्य था जहाँ कोरोना की रेट सबसे कम थी। पूरे केंद्र में अलग अलग स्टेट में कोरोना बहुत बढ़ा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कंट्रोल में था। जैसे ही थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी कोरोना, तो उसमें भी छत्तीसगढ़ का जो व्यवस्था है स्वास्थ्य का, उसके हिसाब से बेटर काम हुआ है। और अभी भी आप देख सकते हैं, मेकाहारा जाओ, पिछले 15 साल तक मेकाहारा की जो दुर्दशा था बहुत ही चिंताजनक था, लेकिन अभी के डेट में मेकाहारा है और ऐसे बहुत सारे जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं सभी में अच्छा सुधार है पहले से। तो क्या इन सब मुद्दों पे आप कह रहे हैं स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, इन्हें शिक्षा के मुद्दे इन्होंने किए हैं कि क्या किसकी सरकार बनेगी? छत्तीसगढ़ में तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार फिर से आएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी की सरकार है लगातार अच्छा काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि स्वामी आत्मानंद जैसे इंग्लिश मीडियम खोले, कॉलेज भी खोले और स्कूल भी खोले। और अभी एक और नया घोषणा हुआ है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है छत्तीसगढ़ में, सारी स्कूल अब गवर्नमेंट आत्मानंद स्कूल में डेवलपमेंट होगी। तो इस शिक्षा की व्यवस्था में और स्वास्थ्य व्यवस्था में, और युवाओं की हम बात करेंगे तो बेरोजगारी भत्ता भी दे रहा है। युवाओं के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं, फॉरेस्ट विभाग के क्षेत्र में देख सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी विभाग है जहाँ अभी प्रक्रिया चल ही रही है। अभी पुलिस की वैकेंसी निकली है, उसका भी भर्ती बाकी है, तो बहुत सारी सी प्रक्रिया चल ही रही है। ठीक है जी, शुक्रिया। ये थे रायपुर के युवा। अलग अलग मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात कही, दिल खोल के बात कही। किसकी सरकार बन रही है ये भी उन्होंने बताया। बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये अलग अलग चीज़ें इन्होंने बताई। अब इसका फैसला होगा 3 दिसंबर को। तब तक के लिए मेरे सहयोगी पाचेंद्र कुमार टेमरे के साथ में विशाल बड़े, रायपुर से।